हेलो, नमस्कार। क्या हालचाल? मैं रविंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ पीबी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा, हम लोगों ने कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कशन किया और सामान्य परिचय के बारे में बात की कि बायोलॉजी थी क्या और कंकाल तंत्र था क्या। आज की क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, हम लोग अपनी तरफ से मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इतना हमारा आपसे वादा रहा कि हमारी जो भी टीम आपके साथ काम कर रही है, वो टीम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी कि परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्नों से भी आपको प्रैक्टिस करवाएगी और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए पूर्णतः पाठ्यक्रम पर आधारित लाइव क्लासेस भी आपके लिए लाई जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस बात के लिए आप निश्चित रहें कि पेपर में जो भी हम पढ़ाएंगे प्रश्न वहीं से आएगा और प्रश्न कैसा आएगा ये भी हम ही आपको बताएंगे कि कहां से और कैसा प्रश्न आता है। चलिए, 4 लाइनों से मैं शुरुआत करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। ठीक है साहब, स्टार्ट करता हूं मैं। आज आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब, जिस चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र अपने चैप्टर का नाम है। आखिर बात यही है, हम जब चैप्टर का प्रारंभ करते हैं पहले यही पूछते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम जो है वो पड़ा क्यों, ऐसा था क्या। मैंने आपसे परिभाषा वहां भी बताई कि कंकाल तंत्र था क्या, और यहाँ भी बताता हूँ कि आखिर पाचन है क्या। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भोजन खाया, अंदर खींचा, खींचने के बाद में बाहर निकाल दिया, हो गया पाचन। नहीं, ये पाचन नहीं है। तो फिर पाचन है क्या? भोजन के अंतर्गत आप लोग जो भी खींचते हैं अंदर, जो भी अंदर लेते हैं बच्चों, वो सब जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आपने कहा साहब कौन कौन आता है। मैं आपसे कहता हूं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। आपने कहा सर हमने भोजन के साथ प्रोटीन अंदर खींची थी, हमने भोजन के साथ और क्या लिया था। आपने कहा सर हमने वसा भी अंदर ली थी, वसा के साथ साथ आपने कहा सर हमने तो ग्लूकोज भी अंदर लिया था, हमने तो स्टार्च भी अंदर लिया था। अरे हमने तो जितनी भी साग सब्जियां खाई थी ना, उन साग सब्जियों में सर सेल्यूलोज भी अंदर ले लिया था। बच्चों ये सब के सब कैसे पदार्थ हैं? आपने कहा सर ये तो सब जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साहब जटिल कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक सहायता ली जाएगी। साहब किसकी सहायता लूं? मैं कहता हूं बच्चों तुम लोगों को जो सहायता लेनी है वो सहायता किसकी लेनी है। आपने कहा साहब हम सहायता ले रहे हैं यहाँ पर किसकी? एंजाइमों की। और एंजाइमों की सहायता हमने ले ली। आपने कहा साहब एंजाइमों की सहायता से होगा क्या? मैंने कहा भोजन में जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ थे उन सभी जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसकी सहायता से? आपने कहा सर एंजाइमों की सहायता से। कैसे कैसे पदार्थों में तोड़ दूं? आपने कहा साहब इन सभी पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दो। कैसे पदार्थों में तोड़ दिया जाए? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? बोलो पाचन कहलाता है। बात समझ में आई? मैंने अभी केवल और केवल परिभाषा पर डिस्कशन किया। पाचन की परिभाषा क्या है? तो मैंने आपके सामने केवल इतना कहा कि भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आपने कहा साहब पाचन की प्रक्रिया केवल इतनी सी ही है क्या कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को अंदर लिया, अंदर शरीर में एंजाइम का निष्कासन किया और एंजाइमों के निष्कासन के साथ सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया। क्या यही पाचन है क्या? जी दोस्तों, यही पाचन है। क्या था पाचन? सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना। कैसे पदार्थों का? जटिल कार्बनिक पदार्थों का। किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बच्चों बात यह है सर ये पाचन जो है, इस पाचन के पद कौन कौन से हैं? पाचन के चरण कौन कौन से हैं? पाचन के पद क्या हैं और पाचन के चरण क्या हैं? सुनना, मैं बात करता हूं पाचन के पद। पाचन के पद,
दोस्तों पाचन के पद के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो पाचन के पद के अंतर्गत पहला चरण जो आता है, उस पहले चरण को कहते हैं अंतः ग्रहण। उस पहले पद का नाम है अंतः ग्रहण। सर ये अंतः ग्रहण क्या है? आपने जो भी भोजन लिया था, उस भोजन को अंदर लेना। आपने जो भी भोजन लिया था, उस भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाता है? अंतः ग्रहण। आपके सामने भोजन परोसा गया, परोसने के बाद में आपने उसको निवालों में तोड़ा, तोड़ने के बाद आपने जब मुंह में अंदर लिया, मतलब अंतः ग्रहण किया, उस प्रारंभिक पद का नाम है अंतः ग्रहण। भोजन को अंतः ग्रहण किया, अंतः ग्रहण करने के बाद में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से, और मुख गुहा के अंदर कुछ एंजाइम निकलते हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टाइलिन एंजाइम आता है, और टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाने का काम करता है। मुख गुहा से टाइलिन का निष्कासन हुआ, भोजन का पचना प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही भोजन पचा, पचने के बाद में भोजन आगे जाएगा, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, आगे मैं डिस्कशन करूंगा। फिर भोजन छोटी आंत्र में जाएगा, और छोटी आंत्र में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है, छोटी आंत्र में भोजन प्रवेश करने के बाद उसका अवशोषण प्रारंभ होता है। तो तीसरा पद आता है बच्चों अवशोषण। पाचन के पद की बात कर रहे हैं। पाचन का जो पद है वो 5 पद होते हैं बच्चों। पहला पद मैंने कहा अंतः ग्रहण, भोजन को अंदर लेना, अंतः ग्रहण। मुख गुहा से पाचन प्रारंभ हो गया। दूसरा पद पाचन, छोटी आंत्र के अंदर जाकर के भोजन का अवशोषण हुआ, तो अवशोषण। नंबर 3 के बाद नंबर 4 आता है बच्चों स्वांगीकरण, एसिमुलेशन। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या है? आपने कहा साहब भोजन जितना भी हमने अंदर लिया था, उस भोजन को ग्लूकोज में तोड़ा, और ग्लूकोज के बाद हमारे शरीर में उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है, और वो संचय यकृत के द्वारा किया जाता है। एक्स्ट्रा फूड जितना भी था, एक्स्ट्रा फूड का ग्लाइकोजन के रूप में संचय करना शरीर के अंतर्गत क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, असिमिलेशन कहलाता है। आपने भोजन को पचा भी लिया, भोजन में से जितने भी अच्छे पदार्थ थे जो आपके शरीर के लिए आवश्यक थे, उन सब का आपने अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद अतिरिक्त मात्रा में जो ऊर्जा मिली थी, उस अतिरिक्त मात्रा की ऊर्जा का स्वांगीकरण कर लिया, यकृत के अंतर्गत सिमुलेशन इकट्ठा कर दिया। इसके बाद में बचे हुए जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे, उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है, उस बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं मल त्याग। और मल त्याग के द्वारा आपने जो भी भोजन लिया था, उस भोजन को बाहर निकाल दिया। ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? पाचन के पदों के अंतर्गत। अपने का साहब कौन कौन से पाचन के पद हैं? मैंने कहा नंबर 1 भोजन को अंदर लेना, अंतः ग्रहण कहलाता है। अंदर लेने के बाद भोजन का क्या किया जाता है? पाचन। पाचन में से उपयोगी पदार्थों का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। और अवशोषण करने के बाद जितने भी मुख्य पदार्थ जो हैं, अतिरिक्त ऊर्जा जो मिली है, उस अतिरिक्त ऊर्जा का यकृत के अंतर्गत ग्लाइकोजन के रूप में संचय करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण होने के बाद में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल त्याग कहलाती है। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? आगे सुनना। मनुष्य के अंतर्गत जो पाचन है, उस पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? तो मनुष्य के अंतर्गत जो पाचन का प्रारंभ होता है, उस पाचन के प्रारंभ करने के लिए मनुष्य के अंतर्गत एक आहार नाल पाई जाती है। मनुष्य में पाचन के लिए एक आहार नाल पाई जाती है, और मनुष्य के अंतर्गत जो आहार नाल पाई जाती है, इस आहार नाल की जो लंबाई है, वो आहार नाल की लंबाई 10 से लेकर के 12 मीटर की होती है। मनुष्य में एक लंबी आहार नाल पाई जाती है, उस लंबी आहार नाल की लंबाई 10 से लेकर के 12 मीटर की होती है। 2 प्रकार के जीव इस वातावरण में पाए जाते हैं, एक शाकाहारी जीव होते हैं और दूसरे मांसाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी जीवों के अंतर्गत भी आहार नाल पाई जाती है, और मांसाहारी जीवों में भी आहार नाल पाई जाती है। आपने कहा साहब वो कैसे? मैंने कहा बच्चों, शाकाहारी जीव जितने भी हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, उन सभी शाकाहारी जीवों के अंदर भी आहार नाल है, और दूसरे जितने भी मांसाहारी जीव हैं, उन मांसाहारी जीवों के अंतर्गत भी आहार नाल पाई जाती है। सब शाकाहारी जीव जितने भी हैं, वो सबके सब शाकाहारी जीव किस चीज का पाचन करते हैं? तो आपने कहा शाकाहारी जीव जितने भी हैं, ये या तो फल खाते हैं, या फिर सब्जियां खाते हैं। और फल और जो सब्जियां होती हैं, इन फल और सब्जियों के अंतर्गत
एक शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा का नाम है सेल्यूलोज। शाकाहारी जीवों के द्वारा फल, सब्जियों आदि का भोजन के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है, अंतः ग्रहण किया जाता है। और इस अंतः ग्रहण के अंतर्गत फल और सब्जियों के अंतर्गत एक शर्करा पाई जाती है, जिस शर्करा को कहा जाता है फूल, पत्तियों, फल आदि में उसे कहते हैं सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज शर्करा पाई जाती है, ये सेल्यूलोज एक जटिल प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। जबकि मांसाहारी प्राणी जितने भी हैं ये मांस को खाते हैं बच्चों, और मांस जो होता है इस मांस के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। जो पदार्थ जितना जटिल होगा उसे पचाने के लिए उतनी अधिक मात्रा में सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है, इसलिए सेल्यूलोज को पचाने के लिए ज्यादा सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता है, बशर्ते प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की मैं बात करूं तो ये एक सरल कार्बनिक पदार्थ है, और इस सरल कार्बनिक पदार्थ को पचाने के लिए कम मात्रा में प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है। आपने कहा सर अगर ऐसी बात है कम मात्रा में आवश्यकता है तो फिर इसके लिए सतही क्षेत्रफल कम चाहिए, और जब सतही क्षेत्रफल कम चाहिए तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मांसाहारी प्राणी जितने भी होते हैं उन मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल छोटी होती है अपेक्षाकृत शाकाहारी प्राणियों के। मैं यहां बात कर लेता हूं इसके बारे में। मैं यहाँ एक नोट आपके लिए लिख देता हूं, आपको वो नोट ध्यान रखनी है बच्चों। मैंने आपको इतना बता दिया कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को पचाने के लिए ज्यादा सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, जबकि सरल कार्बनिक पदार्थों को पचाने के लिए कम सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीन क्योंकि एक सरल कार्बनिक पदार्थ है इसलिए कम सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जबकि शाकाहारी प्राणियों में सेल्यूलोज पाया जाता है, और उस सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसको पचाने के लिए ज्यादा सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो वही मैं आपके लिए इधर नोट में लिख देता हूं कि शाकाहारी प्राणी जितने भी हैं, शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल, शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल मांसाहारी प्राणियों की तुलना में, मांसाहारी प्राणियों की तुलना में बड़ी होती है। रीजन वही है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को पचाना है तो सतही क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए, जबकि सरल कार्बनिक पदार्थों को पचाना है तो कम सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसलिए शाकाहारी प्राणियों में सेल्यूलोज जटिल होता है, इसलिए उसको पचाने के लिए कम सतही क्षेत्रफल आपको चाहिए। चलिए यहां तक हमने बात की। इसके बाद में आपने कहा साहब आहार नाल जो होती है, इस आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है? तो मैंने कहा मनुष्य जो है उस मनुष्य के अंतर्गत इस आहार नाल का प्रारंभ होता है। आपने कहा मनुष्य के अंतर्गत जो आहार नाल पाई जाती है, इस आहार नाल का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। बुक्कल कैविटी जो है, मुख गुहा जो है, इस मुख गुहा से मनुष्य में आहार नाल का प्रारंभ होता है। और इस मुख गुहा से होती हुई ये आहार नाल मल त्याग के बाद मलाशय जो पाया जाता है, मल त्याग जहां मल इकट्ठा होता है उस जगह को कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम का नाम होता है मलाशय, हिंदी में कहते हैं। आपने कहा साहब मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक का जो भाग है, उस मलाशय तक के भाग को मनुष्य की आहार नाल के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में आहार नाल का प्रारंभ मुख गुहा से होता है, और मुख गुहा के बाद कहां तक जाती है? मलाशय तक जाती है। और मनुष्य में 10 से 12 मीटर की लंबी आहार नाल पाई जाती है। बात कर लेते कैसे कैसे मनुष्य के अंतर्गत इसका प्रारंभ होता है। मैं आपके सामने एक डायग्राम लेके आता हूं, और इस डायग्राम से आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करना क्या क्या इस डायग्राम के अंतर्गत है वो आप देखना। मनुष्य के अंतर्गत जो पाचन का प्रारंभ होता है वो मुख गुहा से होता है, लेकिन इसका जो अंत्यग्रहण की प्रक्रिया है वो मुख द्वार से प्रारंभ हो जाती है। दोनों डायग्राम में देखेंगे, इस साइड देखें आप, यहाँ एक संरचना दिख रही है आपको, माउथ, मुख। मनुष्य के अंतर्गत ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरी हुई एक दरार नुमा संरचना पाई जाती है, और जो दरार नुमा संरचना पाई जाती है उस दरार नुमा संरचना को कहते हैं मुख। मुख के बाद जैसे ही अंदर की दिशा में जाते हैं, एक ऊपर हार्ड पैलेट पाया जाता है, कठोर तालु, और निचले वाले भाग में पाया जाता है कोमल तालु। इधर है नहीं, इधर ये ऊपर वाले भाग में एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं कठोर तालु, हार्ड पैलेट। कठोर तालु, हार्ड पैलेट। जबकि निचले वाले भाग में एक संरचना पाई जाती है यहाँ,
और उस संरचना को कहा जाता है कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट। मनुष्य की मुख गुहा के अंतर्गत ऊपरी कठोर तालु और निचले कोमल तालु से घिरी हुई खोखली संरचना जो है, उस खोखली संरचना को कहा जाता है मुख गुहा। मनुष्य के अंतर्गत बच्चों जो मुख गुहा पाई जाती है, उस मुख गुहा के अंतर्गत कुछ संरचनाएं हैं, और मुख गुहा के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं में नंबर 1 मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं दांत, और दांत के बाद मनुष्य के अंतर नंबर 2 पाई जाती है जीभा, और जीभा के बाद मनुष्य में नंबर 3 पर पाई जाती हैं बच्चों लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। मनुष्य की मुख गुहा के अंतर्गत 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन तीनों संरचनाओं में नंबर 1 पाए जाते हैं आपके दांत, दांत के बाद नंबर 2 पाई जाती है जीभा, और जीभा के बाद नंबर 3 पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। आपको इधर दिख रहा होगा, इसमें माउथ कैविटी जो है, ओरल कैविटी जो है, मुख कुआ जो है, बक्कल कैविटी जो है, उस बक्कल कैविटी के अंतर्गत नंबर 1 संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं टंग, जीभा। जीभा के बाद में आपको इधर एक डायग्राम में फिर वापस दिख रहा होगा, इधर एक संरचना आपको नजर आ रही होगी जिसे कहते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं, और लार ग्रंथियों के साथ साथ इसी मनुष्य की मुख गुहा के अंतर्गत दांत पाए जाते हैं। मैं सबसे पहले दांत पर डिस्कशन कर लेता हूं, फिर जीभा, और उसके बाद में लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां तीनों जोड़े में पाई जाती हैं, यानी प्रत्येक लार ग्रंथि की संख्या 2 होती है। इसलिए मनुष्य में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। टोटल 6 लार ग्रंथियां हैं। नंबर 1 जो पाई जाती है उसे कहते हैं पैरोटिड। पैरोटिड के बाद में नंबर 2 जो पाई जाती है उसे कहते हैं सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल के बाद नंबर 3 जो पाई जाती है उसे कहते हैं सबमैंडिबुलर। होती कहाँ-कहाँ है? तो मनुष्य में जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, ये जो कान पाया जाता है, उस कान के निचले वाले भाग के अंतर्गत जो ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड के बाद में नंबर 2 आती है सबलिंगुअल। आप सबलिंगुअल को देखें तो मनुष्य के अंतर्गत जो जीवा वाला भाग है, यहाँ निचला जो आपका जबड़ा है, उस निचले जबड़े के निचले किनारे के अंदर जो एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को कहते हैं सबलिंगुअल। और सबसे जो गर्दन वाला भाग है, कान के नीचे गर्दन के पास में जो जबड़ा है निचला, उस निचले जबड़े के अंदर जो अस्थि वो ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्रंथि। मनुष्य के अंतर्गत कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से नंबर 1 पाई जाती है पैरोटिड, नंबर 2 सबमैंडिबुलर, और नंबर 3 पाई जाती है सबलिंगुअल। मनुष्य के अंतर्गत मैंने आपको लिखवाया कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दांत पर, और दांत के बाद बात करेंगे अपन जीवा पर। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दांत। मनुष्य के अंतर्गत बच्चों जो दांत पाए जाते हैं, उन दांत की संरचना क्या है और कौन-कौन सी आकृति से मिलकर मनुष्य के दांत बने होते हैं, छोटा सा डायग्राम, और उसी के सहारे से अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा दांत का। देखना आप, मैंने कहा मनुष्य के अंतर्गत जो दांत पाए जाते हैं, उस दांतों की कुछ इस प्रकार से संरचना मिलती है। तो मनुष्य के दांत की ये जो संरचना है, इस संरचना के अंतर्गत ऊपरी भाग में जो एक पदार्थ पाया जाता है, व्हाइट कलर का पदार्थ आपको दांत के ऊपर दिखता है, और जो व्हाइट कलर का पदार्थ दांत के ऊपर दिखता है, उस व्हाइट कलर के पदार्थ को कहते हैं दोस्तों इनेमल। मनुष्य के दांत की सबसे कठोर संरचना ही इनेमल कहलाती है। तो मनुष्य के अंतर्गत जो इनेमल पाया जाता है, इस इनेमल का निर्माण एक कोशिका से होता है। उस कोशिका को कहते हैं बच्चों अमाइलोब्लास्ट सेल। अमाइलोब्लास्ट सेल। और मनुष्य में इस अमाइलोब्लास्ट कोशिका के द्वारा इनेमल का निष्कासन होता है। इनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट कहलाता है। और ये जो इनेमल होता है, ये इनेमल बना किसका होता है? तो ये इनेमल जो है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ पदार्थ होता है। इस इनेमल के द्वारा ये जो इनेमल है, ये जो है अग्नि द्वारा ज्वलित पदार्थ नहीं होता। ऐसा किसी परीक्षा में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का ऐसा कठोरतम भाग कौन सा है जिसे अग्नि द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता? आप कहेंगे मनुष्य के अंतर्गत जो दांत पाए जाते हैं, उस दांत की जो ऊपरी परत पाई जाती है, उस ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। और इस इनेमल का निष्कासन एमाइलोब्लास्ट कोशिका से होता है। और एमाइलोब्लास्ट जो कोशिका है, इस एमाइलोब्लास्ट कोशिका के द्वारा कैल्शियम फॉस्फेट के निष्कासन से इनेमल का निर्माण किया जाता है। आपने कहा सर इनेमल के बाद मनुष्य के दांत का जो निचला भाग है, इस निचले वाले भाग के अंतर्गत क्या पाया जाता है?
मैंने कहा मनुष्य के निचले वाले दांत के भाग में एक पदार्थ पाया जाता है और इस पदार्थ को कहते हैं डेंटिन। और मनुष्य के दांत के निचले वाले पदार्थ में जो आधार का काम करता है उसे डेंटिन कहा जाता है। और इस डेंटिन का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? तो आपने कहा ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जो है, उस ओडेंटोब्लास्ट कोशिका के द्वारा मनुष्य के अंदर डेंटिन का निष्कासन किया जाता है, डेंटिन का निर्माण किया जाता है। वो चीजें दांत के अंतर्गत, एक तो इनेमल और दूसरा डेंटिन। इनेमल एमाइलोब्लास्ट सेल से और इनेमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, जबकि मनुष्य के दांत के निचले वाले भाग में जो आधार प्रदान करता है, उस आधार प्रदान करने वाली संरचना को ओडेंटोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है। इस मनुष्य के दांत के मध्य वाले भाग में जो खोखला भाग है, अपने का मनुष्य के दांत का ये जो खोखला वाला भाग है, ये जो खोखला भाग आपको नजर आता है, इस खोखले वाले भाग को कहते हैं पल्प गुहा, पल्प कैविटी कहा जाता है। और मनुष्य के दांत में ये जो पल्प कैविटी है, ये पल्प कैविटी के अंतर्गत ही क्या पाई जाती हैं? मनुष्य के दांत की पल्प कैविटी में धमनी और क्या पाई जाती हैं? सिरा पाई जाती हैं, आर्टरी और वेन पाई जाती हैं। इनके द्वारा मनुष्य के दांत को रक्त का आदान प्रदान करने का काम किया जाता है। अब तक मैंने आपको जितना भी बताया, वापस 1 मिनट में रिवाइज कर लें। मनुष्य का दांत जो है, उस मनुष्य के दांत में एक पदार्थ पाया जाता है इनेमल, और इस इनेमल का निष्कासन एमाइलोब्लास्ट कोशिका से होता है। इस एमाइलोब्लास्ट कोशिका के द्वारा कैल्शियम फॉस्फेट निष्कासित किया जाता है, जो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट कहलाता है, जिसके द्वारा दांतों की चमक उत्पन्न होती है। दूसरी बात, मनुष्य के दांतों को जो आधार प्रदान करने का काम करता है, वो डेंटिन करता है। और डेंटिन जो है, वो ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से निर्मित होता है, और ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से डेंटिन का निष्कासन किया जाता है। जबकि मनुष्य के दांत के मध्य भाग में जो खोखली संरचना पाई जाती है, मनुष्य के दांत की इस खोखली संरचना को पल्प कैविटी कहा जाता है, और इस पल्प कैविटी के अंतर्गत धमनियां और सिराएं पाई जाती हैं। ये बात क्लियर हुई क्या? मनुष्य के अंतर्गत जो दांत हैं बच्चों, इन दांतों के अंतर्गत किस प्रकार की संरचना है, कार्य के आधार पर और इनकी संरचना के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप कहेंगे सबसे पहले आप किसके आधार पर बात कर रहे हैं? मैंने कहा दांत जो हैं, कार्य के आधार पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। मनुष्य के अंतर्गत संरचना और कार्य के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। संरचना व कार्य के आधार पर मनुष्य के दांतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो एक बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि मनुष्य के अंतर्गत जो दांत हैं, उन दांतों को कहा जाता है गर्तदंती थीकोडोंट। आखिर इन्हें थीकोडोंट क्यों कहते हैं? तो मनुष्य के अंतर्गत जो दांत पाए जाते हैं, वो एक तो निचले जबड़े में धसे होते हैं, और या फिर ऊपरी जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं। गड्ढेनुमा संरचना में मनुष्य के दांत धसे हुए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को कहा जाता है गर्तदंती। मनुष्य को गर्तदंती कहने का कारण यही है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, दोनों जबड़े के अंतर्गत मनुष्य के दांत धसे हुए हैं, इसलिए मनुष्य को कहते हैं गर्तदंती। गर्तदंती के बाद में नंबर दूसरा पॉइंट, सब गर्तदंती के बाद में और क्या कह सकते हैं? मैंने कहा मनुष्य को कहते हैं द्विबारदंती, डाइफायोडोंट। सब ये द्विबारदंती आपने कैसे कह दिया? मनुष्य के पूरे जीवन काल के दौरान कुल 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य को कहा जाता है द्विबारदंती। आपने ऐसा ऐसा सुना होगा कि द्विबारदंती के अंतर्गत मनुष्य में जो दांत आते हैं, एक बार तो अस्थायी दांत आते हैं, और दूसरी बार कैसे दांत आते हैं? स्थायी। अस्थायी दांतों को कई बार आपने इस नाम से भी पढ़ा होगा, मिल्क टीथ, दूध के दांत। और दूध के दांत क्या हैं? आपने कहा सब बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 2-1 साल में बच्चे के अंदर दांतों का आना प्रारंभ हो जाता है, और कुछ समय बाद वो दांत वापस निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जब वो दांत निकल जाते हैं, तो वापस से दांत आते हैं, और वापस जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं स्थायी दांत। तो मनुष्य के अंतर्गत जो प्रारंभिक अस्थायी दांत होते हैं, उन प्रारंभिक अस्थायी दांतों की संख्या मानी जाती है 20। इसलिए ऐसा ऐसा ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य में मिल्क टीथ या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। जबकि मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या आपसे कोई पूछे, तो आप बताएंगे उन्हें कि मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। और आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि मनुष्य के अंतर्गत कुल दांत कितने हैं, तो आप कहेंगे मनुष्य के अंतर्गत कुल 32 दांत पाए जाते हैं।
अभी फॉर्मूले पर बात करूंगा मैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, कौन से दांत क्या काम करते हैं। मनुष्य के अंतर्गत अभी तक अपन ने दो चीजें पढ़ी। मनुष्य को कहा जाता है गर्तदंती। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के दांत जो हैं वो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में धसे होते हैं, इसलिए मनुष्य को गर्तदंती कहते हैं। दूसरी बात हमने की कि मनुष्य जो है उसे द्विबार दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के पूरे जीवन काल के दौरान दो बार दांत आते हैं। एक तो प्रारंभिक समय में जो दांत आते हैं वो दांत झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, इसलिए मनुष्य में प्रारंभिक दांतों को कहते हैं अस्थायी दांत। और मनुष्य में अस्थायी दांत या मिल्क टीथों की संख्या जो है वो मिल्क टीथों की संख्या होती है 20, जबकि मनुष्य के अंतर्गत स्थायी दांत जो हैं एक बार आने के बाद वापस जाते नहीं हैं, और जो दांत एक बार आने के बाद वापस नहीं जाते उन दांतों को कहते हैं स्थायी दांत। और ये इन स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। चलिए, इन 20 के बाद में मैंने कहा मनुष्य जो है उस मनुष्य के अंतर्गत जो दांत पाए जाते हैं उस मनुष्य के दांतों को कहा जाता है विषमदंती। ये कौन सी कहानी है साहब? हेटेरोडोंट क्या है, विषमदंती क्या है? तो संरचना और कार्य जो है वो संरचना और कार्य के आधार पर मनुष्य के दांतों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं एक बार सुनना आप। मनुष्य के अंतर्गत जो दांत हैं उन दांतों को किस प्रकार से चार भागों में वर्गीकृत किया, उनमें से सबसे पहला भाग जो आता है वो सबसे पहला भाग आता है कृतनक। आपने ऐसा ऐसा पढ़ा होगा, मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ एक बार, फिर आप हिंदी में पढ़ लेना। सबसे पहले मनुष्य के अंतर्गत जो दांत पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं इंसाइजर, फिर आता है कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चार प्रकार के मनुष्य में दांत हैं, और इन चारों प्रकार के दांत जो है ना उनकी संरचना और कार्य अलग अलग है, इसलिए मनुष्य को कहते हैं विषमदंती या हेटेरोडोंट। आपने कहा साहब एक नाम लिखा कृतनक, आप ऐसे ऐसे ध्यान रख लेना। कृतनक को कहते हैं आई। फिर आप नंबर 2 कृतनक के बाद में पढ़ते हैं कौन सा? रदनक। रदनक के बाद में पढ़ते हैं अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक के बाद में पढ़ते हैं चवर्णक। कृतनक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मनुष्य में चार प्रकार के दांत मैंने आपको बताए। कार्य और संरचना के आधार पर दांतों को चार भागों में वर्गीकृत किया। एक इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। साहब ये समस्या क्या है? आप आज ही जाना, घर ही बैठे, वैसे तुम जाओगे कहाँ? बैठे बैठे 7वीं क्लास की एनसीईआरटी खोलना और 7वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 14 पर चले जाना, और उस पेज नंबर 14 के ऊपर ही इन दांतों का वर्गीकरण लिखा है। पेज नंबर 14 पे एक डायग्राम बनाया है, और उस डायग्राम के अंतर्गत चार दांतों पर कृतनक की ओर तीर किया हुआ है, ऐसे ही दो दांत रदनक की ओर ऐसे ही तीर करके लिख दिया उसने। जबड़ा जो है उस जबड़े के अंदर जब भी हम दंत सूत्र लिखते हैं, दंत सूत्र कभी पूरे जबड़े का नहीं लिखा जाता, दंत सूत्र केवल आधे जबड़े का लिखा जाता है। ऊपर के भाग में आधा जबड़ा ऊपर और नीचे के भाग में आधा जबड़ा निचला। इस तरीके से हम दंत सूत्र लिखते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने लिखूंगा कि कौन सा दांत क्या काम करता है और कौन से दांतों की संख्या किस व्यक्ति के अंतर्गत कितनी पाई जाती है। अभी तो आप केवल इतना ध्यान रखें कि मनुष्य के दांत गड्ढे में हैं, इसलिए गर्तदंती। मनुष्य के दांत जीवन में दो बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती। और मनुष्य के अंतर्गत जो दांत हैं उन दांतों के कार्य और संरचना के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए मनुष्य को कहते हैं बच्चों विषम दंती। विषम दंती चार: कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एक डायग्राम बनवाता हूं मैं, एक सारणी बनाता हूं, सारे सूत्र लिखूंगा और पूरा हो जाएगा आपका दांतों का जो चैप्टर है वो। सुनना आप, एक इधर डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। आपने कहा साहब इस तरीके से एक डायग्राम बना देते हैं इधर। जैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे पूरा की पूरा चैप्टर खत्म। कैसे खत्म होगा अभी पता चलेगा। आपने कहा साहब इधर एक डायग्राम के अंदर एक साइड में लिख लेता हूं किसमें कितने दांत हैं, दूसरी साइड कौन से दांतों की संख्या कितनी कितनी है। चार प्रकार के दांत मैंने आपको बताए, एक कृतनक, दूसरा कौन सा? रदनक, एक अग्र चवर्णक और
चवर्णक। इधर बना दिया, सुन लो। 4 तरीके के दांत हमर ने लिखे। कौन-कौन से दांत हैं? तो मनुष्य के अंतर्गत सबसे पहले जो दांत पाए जाते हैं, उन दांतों को कहते हैं कौन से दांत? कृतनक। कृतनक के बाद में नंबर 2 कौन से आते हैं? प्रदनक। प्रदनक के बाद में नंबर 3 कौन से आते हैं? अग्र चवर्णक। और अग्र चवर्णक के बाद में नंबर 4 पर कौन से आते हैं? चवर्णक। मनुष्य के अंतर्गत 4 प्रकार के दांत थे, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। आपने कहा कैसे-कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो इधर छोटा-सा एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर बाद में बात करूँगा आपके साथ। मैंने कहा इस प्रकार से मनुष्य में एक ऊपरी जबड़ा है और एक मनुष्य के अंदर कौन-सा जबड़ा पाया जाता है? निचला जबड़ा। इन दोनों जबड़े के अंतर्गत कुल दांतों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग पाई जाती है। वयस्क अवस्था में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, लेकिन उम्र के साथ इनकी संख्या बढ़ती और घटती रहती है। आपने कहा साहब एक शिशु है और उस शिशु के अंतर्गत कुल कितने दांत पाए जाएंगे? फॉर्मूला कुछ अलग होगा। जैसे 18 साल का व्यक्ति होता है, उसका फॉर्मूला अलग, और 18 साल के बाद जब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, तो दंत सूत्र का फॉर्मूला बदल जाता है। यहाँ पर जो आपके सामने मैंने दोनों जबड़े बनाए, इन दोनों जबड़ों के अंतर्गत मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला हमेशा आधे जबड़े का लिखा जाता है, इसलिए आधा जबड़ा गायब कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं। मैंने कहा मनुष्य के अंतर्गत जो ऊपरी जबड़ा है, आगे के 2 दांत यहाँ आपके पाए जाते हैं। एक साइड आधे 2 दांत हैं, प्रारंभिक आधे 2 दांत हैं, उन दांतों को कहते हैं कृतनक। कृतनक के बाद में जैसे ही साइड में गए 2 दांत छोड़ के, तो एक नुकीला दांत मिलेगा और उस नुकीले दांत को कहते हैं कौन सा? रदनक। रदनक के बाद में जैसे ही आगे जाते हैं, दांत मिलते हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक। जिस तरीके की संरचना ऊपर के आधे जबड़े में है, वैसी संरचना नीचे के भी आधे जबड़े में पाई जाती है। इन दोनों संरचनाओं को आप बाद में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार की संरचना आधे आधे जबड़े में ऊपर और नीचे है, वैसी सेम टू संरचना नीचे वाले के भी दूसरे पार्ट में ही है। इसलिए हमेशा फॉर्मूला लिख के, दंत सूत्र लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुल दांतों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इधर मैं जो पहले वाले पार्ट में लिख रहा हूं, वो मैं पहले वाले पार्ट में लिख रहा हूं एक बच्चे का दंत सूत्र। आपने कहा साहब बच्चे का दंत सूत्र आप लिख रहे हैं, और बच्चे का जो दंत सूत्र होता है, वो इधर मैं दंत सूत्र लिख रहा हूं लास्ट वाले पार्ट में। इधर लिखा मैंने बच्चे के अंदर जो दंत सूत्र पाया जाता है, वो पाया जाता है 2102 बटे 2102 मल्टीप्लाई 2 से जैसे ही करते हैं आप, इधर आप काउंटिंग करेंगे तो बच्चे के अंतर्गत कुल दांत कितने पाए जाते हैं? 20। इसीलिए तो मैंने कहा था आपसे कि मनुष्य के अंतर्गत जो अस्थायी दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, उन मिल्क टीथों की संख्या कुल कितनी होती है? 20। वो 20 दांत उम्र के साथ-साथ जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, वो दांत गिर जाते हैं या निकल जाते हैं। आपने कहा साहब 2102 और 2102 में हम कैसे गणना करेंगे कौन से दांतों की संख्या कितनी है? तो जैसे-जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, उसी के क्रम में आप चलते जाएँ। नंबर 1 पर मैंने आपके सामने लिखा था कृतनक। इस कृतनक के साइड में ही आप एक चीज जोड़ दें इधर। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये है आई। आई के बाद में ये कौन है? सी। ये कौन है साहब? पीएम। मोदी जी मत समझ लेना तुम। ये कौन है? एम। आप जैसे-जैसे इस फॉर्मूले में जाएंगे, वैसे-वैसे उधर चिपका दो। कैसे चिपकाएंगे? ये लो साहब, इधर लिख दिया मैंने आई, ये सी, ये पीएम, और ये कौन लिख दिया? एम। हो गया तुम्हारा काम। फॉर्मूले से ही प्रश्न आएगा। कैसे? आपसे कोई पूछ ले, बताओ बच्चे के अंदर कृत्रिम दांतों की संख्या कितनी? तुरंत ही देख लो। ऊपर कितने हैं कृतनक? 2। और नीचे कितने हैं कृतनक? 2। कुल मिला के आधे जबड़े में कृतनक कितने हैं? 4। तो आपने उधर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्योंकि फॉर्मूला तो आधे जबड़े का ही है ना, ऊपर का और नीचे का। तो दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया। तो 4 को 2 से जैसे ही गुणा किया, तो बताओ कृतनक दांतों की संख्या कितनी आ गई रे? 8। आगे बढ़ो। फिर आप जैसे ही बगल में गए, आपने कहा साहब अब की बात तो सी लिखा दिख रहा है मुझे, तो इधर भी सी पे आ जाओ। रदनक। अब देखो, ऊपर 1 और नीचे भी 1, आधा आधा जबड़ा। तो 2 से जैसे ही गुणा किया, तो बताओ कुल कितने हो गए? 4।
आपने कहा रदनक दांतों की कुल संख्या कितनी है, मैंने कह दिया साहब ये भी 4 है। बात यही नहीं, अब प्रश्न बनेगा इंपोर्टेंट तो यहाँ है, डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न आता है, किसी भी बच्चे के अंतर्गत कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, बताओ रे। आपने उधर देख लिया, मुझे 0 तो 2 ही जगह दिखाई दे रहा है, पीएम लिखा है उधर। जैसे ही पीएम पर पहुंचे, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक तो अनुपस्थित है ना, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। जैसे ही 0 और 0 हुआ और 2 से जैसे ही गुणा किया, खत्म। मोदी जी दुनिया में है तो सही, पर उधर नहीं है। दांतों की संख्या कितनी रहे, 0। पीएम 0, अग्रचवर्णक 0। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, बच्चे के अंतर्गत कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आता है, डर लग जाता है ना, ये प्रश्न पहली बार ही देखते हैं, पहली बार नहीं देखा तो बहुत बार, पर याद ही नहीं आता ना उधर, तो डर लगता है। इधर देख लेना, 0 और 0, इसका मतलब दांत है ही नहीं ना बच्चे में, इसलिए अग्रचवर्णक दांतों की संख्या किसी भी बच्चे में कितनी होती है, 0। आगे बढ़ना, जैसे ही अग्रचवर्णक के बाद चवर्णक पर पहुंचते हैं, फॉर्मूले में पहुंच जाना, एम में 2 ऊपर और 2 नीचे, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो चवर्णक दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 8। ये बात हुई किसकी, बच्चे की। अब किसकी आती है, आपने कहा साहब अब की बार तो मैं किशोर का दंत सूत्र देखूंगा, देख ले रे। जैसे ही किशोर का दंत सूत्र देखा, इधर एक दंत सूत्र और मिल गया, और उस दंत सूत्र का नाम था 21/22 बटे 21/22 इंटू 2, गिन लो रे, 2 और 2 4 और 3 7, कुल मिला के कितने, कुल 28। किशोर के अंतर्गत कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 28। जैसे आपने उधर मल्टीप्लाई करके देखा था, इधर तो वैसे ही लिखते जाओ। कैसे लिखेंगे बताओ, इधर कितने लिख दूं मैं, 8, इधर कितने लिख दूं, 4, वापस इधर कितने, 8, और इधर कितने, 8। अब आगे चलना, किशोर के बाद प्रौढ़ावस्था पे पहुंच गए। जैसे ही प्रौढ़ावस्था पे पहुंचे, आपने कहा ये तो वयस्क हो गया रे, बूढ़ा आदमी है, और बूढ़े आदमी के अंदर दांतों का फॉर्मूला लिख दो इधर, 21/23 बटे 21/23 मल्टीप्लाई 2, कुल मिला के इधर कितने लिख दिए, 32। यहां से स्टार्ट हुआ ढंग का प्रश्न, आपसे पूछ लेगा कल डांड कितनी और कौन सी, बस कहानी खत्म। इधर अंतर देखते जाना, उधर देख लो ऊपर सेम ही आई तो सब जगह, मैं लिख दूंगा इधर ये कितने हैं, 8। वापस इधर तो वो सेम ही कहानी है पहले वाली, वापस फिर भी वही 8। अब यहाँ हो गए कितने, 12। जैसे ये 12 हुए, एक किशोर के अंदर और एक वयस्क के अंदर फॉर्मूले में परिवर्तन आया 4 दांतों का, और ये 4 दांत जो बदले, ये बदले कौन से बताओ, चवर्णक वाले। जैसे ही चवर्णक दांत बदले, मैंने लिख दिया इधर, मनुष्य के अंतर्गत जो अंतिम चवर्णक होते हैं, क्या लिखेंगे रे, इधर ऐसे ऐसे लिख दो, मनुष्य के अंतिम चवर्णक, ब्रैकेट में लिख देना कितने हैं ये, 0 4। मनुष्य के अंतिम चवर्णक दांतों को विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ, या हिंदी में लिख देना कौन से दांत, अक्कल दांत कहा जाता है। बोलो बात सही है क्या, इतनी बात समझ में आ गई होगी। विजडम टीथ या अक्कल दांत कौन से दांतों को कहते हैं, तो आपने कहा साहब अंतिम चवर्णक दांत जो हैं, अंतिम चवर्णक कितने, केवल 4, उन 4 दांतों को ही कौन से दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। यहीं से प्रश्न वही, दूध के दांत कितने हैं, तो दूध के दांत उधर लिखे हैं ना 20। 20 के बाद एक किशोर में दांतों की संख्या कितनी, 28, और एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी, 32। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति में केवल और केवल 28 दांत देखे जा रहे हैं। अंतिम जो दांत हैं, अंतिम चवर्णक दांत जो हैं, वो अंतिम चवर्णक दांत विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता खत्म हो गई। इसलिए इन चारों दांतों को कहते हैं अवशेषी दांत की श्रेणी में रखा जाने लगा है। जब बात ये समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं। आगे सुने, आपने कहा साहब दांत तो आपने पढ़ा दिए,
लेकिन प्रत्येक दांत का क्या क्या काम था वो भी बता दो थोड़ा थोड़ा। एक बार फिर से मैं सारणी ले आता हूँ, कुछ रोचक तथ्य बता देता हूँ, दो चार सुन लो। इधर अपन ने कहा था रत्नक, चूहा जो है, तो चूहा लगातार वस्त्रों को काटता है, उसको कुछ भी मिल जाता है वो तो देख लेता है ना तुरंत ही, देखते ही काटने का काम करता है। क्या उसकी पर्सनल दुश्मनी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, चूहा जो है उसके दांतों में लगातार कृतनिक दांत जो हैं उनके आगे वाले दांतों में वृद्धि होती जाती है। अगर ऐसे ही वृद्धि होती रही बेचारे का मुंह खुल जाएगा उसका तो। इसलिए उस मुंह को खोलने से बचाने के लिए वो वस्तुओं को कुतरता है, जिससे उसके आगे वाले दांत घिसते रहते हैं। और जब आगे वाले दांत घिसते रहते हैं इसका मतलब यही है कि चूहा वस्तुओं को इसलिए कुतरता है कि उसको अपने दांतों की लंबाई को क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। तो कौन से दांतों से कुतरता है? तो आप ध्यान रखना, कौन से दांतों से कुतरता है बताओ? नक वाले दांतों से। दूसरी बात, हम तो वैसे आदमी है ना जैसे तुम समझते हो तैसे। आप आगे आगे गए, कोई बच्चा आपके सामने चॉकलेट खा रहा था, खींच ली, ला रहे, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तेरे बुढ़ापे दांत तेरे खराब होंगे, उसके थोड़े ही, उसके तो जड़ जाएंगे, वापस आएंगे। क्योंकि दो बार आते हैं ना दांत, तो बच्चे के दांत दो बार आते हैं, इसलिए एक बार जड़ने के बाद वापस आते हैं। वापस आने का बात यही है कि दूध के दांत निकलेंगे तो चॉकलेट तेरे लिए नहीं बच्चे के लिए बनी है, इसलिए तुझे नहीं खानी, बच्चे को ही खाने दे। आगे सुनना और बताता हूँ। आपने कहा हाथी देखा क्या? हाथी के अंदर दो दांत बाहर की ओर निकलते हैं ऐसे। ऐसा ऐसा पेपर में पूछा गया कि हाथी में बाहर दिखने वाले जो दो दांत हैं वो कौन से दांतों का रूपांतरण है? ध्यान रखना, हाथी के अंतर्गत जो कृतनक दांत पाए जाते हैं उन कृतनक दांतों का ही रूपांतरण लंबे दांत होते हैं, जिन्हें टस्क टीथ के नाम से जाना जाता है। और सुनना कुछ बातें, विभिन्न बातों के बाद दांत जो है उस दांत के कार्य में आपको बता देता हूँ। मनुष्य के अंतर्गत जो चार दांत हमने पढ़े, जिसमें से पहला दांत मैंने आपको बताया कौन सा? कृतनक। मनुष्य के अंतर्गत जो कृतनक दांत पाए जाते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। नंबर दो पर आया रदनक। रदनक दांत जो है ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को चीरने व फाड़ने का काम। बात यही बस स्टार्ट हो गई वापस, सब चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मांसाहारी प्राणी जितने भी हैं उनमें रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं, किसकी अपेक्षा? शाकाहारियों की अपेक्षा। क्योंकि शाकाहारी प्राणी जो है उसको तो भोजन कुतरना है तो आगे वाले दांतों का उपयोग करता है, जबकि किसी मांसाहारी व्यक्ति को उस मांस को बीच में से फाड़ना है, किसी पर आक्रमण करते समय उसको बीच में से चीरना है, तो चीरने के लिए दांतों का फाड़ने के लिए उपयोग करता है कौन से दांतों का? रदनक वाले दांतों का। तो इतना ध्यान रखें, मांसाहारी प्राणियों में शाकाहारी प्राणियों की तुलना में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। आगे सुनना, दो दांत और बताए थे मैंने आपको, एक बताया था अग्रचवर्णक पीएम साहब, और दूसरा कौन सा बताया था? चवर्णक। ये जो दोनों दांत हैं ये दोनों दांत भोजन को केवल और केवल किसका काम करते हैं? पीसने का काम करते हैं। इसलिए मनुष्य में जो चार प्रकार के दांत हैं उन चारों प्रकार के दांतों के कुछ कार्य हैं। मैंने कहा कृतनक दांत भोजन को काटता है, जबकि रदनक दांत भोजन को चीरता और फाड़ता है, जबकि उसके बाद में अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत जो हैं वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। इस तरीके से हमने दांतों के बारे में डिस्कशन किया। और दांतों के बाद में अंतिम बिंदु जो अपना आता है मुख गुहा के अंतर्गत, वो मुख गुहा के बाद में आता है मुख गुहा में ही एक जीवा। मनुष्य के अंतर्गत पैरामीशियम की आकृति की, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने कि मनुष्य की मुख गुहा में पैरामीशियम की आकृति की या चावल के समान आकृति की एक संरचना पाई जाती है, जो गुलाबी रंग की मांसल संरचना होती है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती। लेकिन ये जो मनुष्य में जीभ होती है, इस जीभ का अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग मनुष्य के अंतर्गत एक अस्थि पाई जाती थी जो मैंने आपको कंकाल तंत्र में बताई, हायोड। उस हायोड अस्थि से जुड़ी हुई रहती है। पिछले वाले भाग में तो ये हायोड से जुड़ी थी, लेकिन आगे वाला भाग जो है, अग्र भाग जो है,
वो निचले वाले कोमल तालु से एक पतली झिल्ली नुमा संरचना से जुड़ा हुआ है। अब वो झिल्ली नुमा संरचना क्या है, एक छोटा सा डायग्राम बनवा लेता हूं। इस तरीके से मनुष्य के अंतर्गत एक जीवा पाई जाती है। मनुष्य में एक जीवा पाई जाती है और ये जीवा जो है ये पिछले वाले भाग में हायोड अस्थि से जुड़ी हुई रहती है। पिछले वाले वाले भाग में हायोड से है, लेकिन आगे वाले भाग में किससे जुड़ी है? आगे वाले भाग के अंतर्गत कुछ इस तरीके से एक पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। आप गरीब बैठने हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से जीवा को उठाना और उठाओगे तो निचले वाले भाग में एक पतली झिल्ली नुमा संरचना है। उस झिल्ली नुमा संरचना से जीवा जो कोमल तालु से जुड़ी हुई है, उस वाले भाग को कहते हैं फ्रेनुलम। इस वाले भाग को कहते हैं बच्चा फ्रेनुलम। और ये फ्रेनुलम जो है ये जीवा की गति पर नियंत्रण रखने का काम करता है। इस फ्रेनुलम वाले भाग से जीवा जुड़ी है और पिछले वाले भाग में हायोड अस्थि से जीवा जुड़ी है। इस जीवा के ऊपर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बड पाई जाती हैं। उन टेस्ट बड़ों के द्वारा ही व्यक्ति स्वाद को ग्रहण करता है। कितनी प्रकार की टेस्ट बड हैं? तो 4 प्रकार की टेस्ट बड मनुष्य की जीवा पर होती हैं। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमबैलेट, कई प्रकार की पाई जाती हैं। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमबैलेट और राउंड शेप गोलाकार जो होती हैं। 4 प्रकार की आपकी जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही व्यक्ति स्वाद का ग्रहण करता है। लेकिन बात यह है कि जीवा के कौन से भाग से कौन सा स्वाद लिया जाता है, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा। मैं इस डायग्राम में लिख देता हूं कौन से भाग से कौन सा स्वाद आता है। आप यहीं से नोट कर लेना कि कौन से भाग से कैसा कैसा स्वाद आता है। देख लो तुम, स्वाद तो तुम्हें ही लेना है ना। देखो तुम तो जीवा के जो भाग हैं, इस जीवा के भाग में मनुष्य की जीवा का ये जो अग्र भाग है, इस अग्र भाग से जो स्वाद लिया जाता है उस स्वाद को कहते हैं साहब मीठा मीठा। इस जीवा के अग्र भाग से जो स्वाद लिया जाता है मीठे का स्वाद लिया जाता है। जबकि जीवा का जो पश्च भाग है, ये जो ऊपरी भाग होता है, इस ऊपरी भाग द्वारा कौन सा स्वाद लिया जाता है? आपने कहा साहब इस भाग द्वारा तो कैसा स्वाद लेते हैं? कड़वा स्वाद लेते हैं। जीवा के अग्र भाग द्वारा मीठा और जीवा के पश्च भाग द्वारा कड़वा। जबकि जीवा के जो किनारे वाले पार्श्व भाग हैं, इन पार्श्व वाले भागों के द्वारा कैसा स्वाद लिया जाता है? तो आपने कहा साहब एक स्वाद लेते हैं, कौन सा? नमकीन। इस प्रकार से मनुष्य की जीवा के जो भाग हैं, उन भागों से कुछ स्वादों का ग्रहण किया जाता है। मनुष्य की जीवा के अग्र भाग से मीठा, पश्च भाग से कड़वा और मनुष्य की जीवा के पार्श्व भाग जो होते हैं, किनारे वाले भाग जो होते हैं, उन किनारे वाले भागों से नमकीन स्वाद का ग्रहण किया जाता है। इस तरीके से मनुष्य की जीवा है। और जीवा के बाद में तीसरी संरचना जो मुखगुहा में है, उस तीसरी संरचना पर हमने कहा था मनुष्य के अंतर्गत लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसा मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया भी था कि मनुष्य के अंतर्गत कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के अंतर्गत 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 प्रकार की मनुष्य में लार ग्रंथियां थी। एक बार वापस तुम डायग्राम देख लो रे। जैसे ही आपने ये डायग्राम देखा, मैंने कहा इस डायग्राम के अंतर्गत 3 प्रकार की लार ग्रंथियां मनुष्य में हैं। एक लार ग्रंथि है जिसे कहते हैं पैरोटिड, दूसरी जो है उसका नाम है सबलिंगुअल और तीसरी जो है उसे कहते हैं सबमैंडिबुलर। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा मनुष्य में लार का निष्कासन किया जाता है और मनुष्य की लार के द्वारा कुछ एंजाइमों का निष्कासन होता है। प्रश्न यहीं से आएगा। मैं कुछ ट्रिक तुम्हें बताता हूँ, वो ट्रिक याद कर लेना, एंजाइम भी याद हो जाएंगे और किसका पाचन कैसे कैसे होता है ये भी तुम्हें याद हो ही जाएगा। देखना, एक ट्रिक लिख देता हूँ इधर तुम्हारे लिए। ट्रिक क्या है? जैसे ही जैसे नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद तो बादशाह हो जाओगे तुम। जैसे ही नौकरी लगने के बाद वापस घर आओगे, शादी तो तभी होगी ना जब नौकरी लगेगी। फिर जैसे ही नौकरी लग जाएगी शादी भी हो जाएगी। तो घर में शादी के साथ साथ तुम्हारे लिए एक सोफा भी आएगा। नौकरी करने के बाद वापस आओगे, पैर फैला के सोफे पे पड़ जाओगे और आते ही चिल्लाओगे, ए जानू। क्या चिल्लाओगे रे? ए जानू।
क्या लेके आ? बोलो तुमने कह दिया उसको क्या ला? भोजन ला। भोजन आएगा, क्योंकि नौकरी करके आए हो, ऐसे लाओगे ना तुम। इसलिए जैसे ही तुमने कहा हे जानू भोजन ला, और भोजन लाने के बाद में जानू ने कह दिया ए। ए का मतलब है एमाइलेज। ये लो, एंजाइम याद कर लो रे तुरंत ही। ए का मतलब होता है एमाइलेज, और दूसरा ला, ला का मतलब होता है लाइसोजाइम। अरे बोलो कौन सा? लाइसोजाइम। मनुष्य की लार जो है, उस लार के अंतर्गत दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज, और दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये एमाइलेज जो है, इस एमाइलेज को कहते हैं लार एमाइलेज, या फिर एक नाम और है, इसे कहते हैं टाइलिन। ये जो टाइलिन और लार एमाइलेज वाला प्रश्न है 2021 की रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया 26 सितंबर को L1 के पेपर में, कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है? तो ध्यान रखना, लार एमाइलेज या टाइलिन नामक जो एंजाइम है, ये स्टार्च का पाचन करने का क्या करता है? काम करता है। दूसरा एंजाइम लार ग्रंथियों के द्वारा निकलता है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? मनुष्य के भोजन के अंतर्गत जीवाणु और विषाणु जितने भी हैं, उन सभी जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम करता है। मनुष्य की आंख जो है, उसके द्वारा अश्रुओं का निष्कासन होता है, और जो अश्रु मनुष्य की आंखों से निष्कासित होते हैं, उस अश्रुओं के अंतर्गत भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम भी क्या करता है? विषाणुओं और जीवाणुओं को मारता है। लोग कहते हैं मैं तेरी आंखों में ही डूब गया। अरे डूब जा रे, लाइसोजाइम निकलेगा तो मारा ही जाएगा। डूबने से तो बचना ही है, आंखों में किसी की नहीं डूबना, क्योंकि लाइसोजाइम का काम ही है मारना। इस लाइसोजाइम एंजाइम जो है, वो किसी भी जीवाणु और विषाणु को खुद के अंदर नहीं रखता, तुरंत ही मार देता है। इसलिए ध्यान रखना, मनुष्य की लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। मैंने नाम भी बताया तुम्हें। एक होती है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, जो संख्या में भी 3 जोड़ी ही हैं। 6 होती हैं कुल मिला के, 3 जोड़ी हैं, और इनके द्वारा 2 एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है लार एमाइलेज या टाइलिन, और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। मुख गुहा अपनी चल रही थी, और मुख गुहा में भोजन के पाचन का प्रारंभ हो जाता है, ऐसा मैंने तुम्हें बताया। मनुष्य के अंतर्गत जो आहार नाल पाई जाती है, उस आहार नाल का प्रारंभ भी मुख गुहा से होता है, और मुख गुहा के अंतर्गत एक पदार्थ का पाचन किया जाता है। उस पदार्थ को जाना जाता है किस नाम से? आपने कहा सर उस पदार्थ को कहते हैं क्या? स्टार्च। मनुष्य की मुख गुहा में जितना भी भोजन आपने अंतः ग्रहण किया था, उस भोजन में से लगभग 30%, ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में इस 30% स्टार्च का पाचन हुआ, और इसको पाचन को करने के लिए यहाँ एक एंजाइम आवश्यक था। वो एंजाइम मैंने आपके सामने लिखा था, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। और इस टाइलिन के द्वारा इस स्टार्च का पाचन किया गया, और इस स्टार्च को जब तोड़ा गया तो ये 2 प्रकार के पदार्थों में टूट जाता है, जिसमें से एक पदार्थ आता है जिसका नाम है माल्टोज, और माल्टोज के साथ साथ एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं एल्फा डेक्सट्रोज। 2 पदार्थ यहाँ बनते हैं स्टार्च के टूटने से, और स्टार्च टूटता है टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में, और टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा 30% स्टार्च का पाचन कर दिया जाता है, और पदार्थ बनता है माल्टोज और अल्फा डेक्सट्रोज। बच्चों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पाचन का प्रारंभ मनुष्य की आहार नाल के कौन से भाग से प्रारंभ होता है? तुम्हारा आंसर होना चाहिए मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर भी स्टार्च का पाचन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फटाक से आंसर दे देना, टाइलिन। जब टाइलिन नहीं दिखे पेपर के ऑप्शन में, तो फिर इधर चले जाना ए जानू के पास। ए जानू तुरंत कह देगा एक और एंजाइम है, टाइलिन कोई और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं लार एमाइलेज। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे ही स्टार्च का पाचन हुआ, मुख गुहा में भोजन बना, और मुख गुहा में दांतों ने भोजन को पीस दिया। दांतों ने भोजन को पीस दिया, जीवा ने भोजन को मिला दिया, लार ग्रंथियों से जो लार निकली वो भोजन में मिल गई, और भोजन में मिलने के बाद भोजन अंदर की दिशा में भेजना प्रारंभ कर दिया जाता है। जैसे ही भोजन आगे भेजा जाता है,
आपको डायग्राम में कुछ संरचना दिखेंगी। यहाँ डायग्राम जब आप देखोगे तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार मिलाई और जीवा ने उसे भोजन के अंदर मिला दिया और भोजन में मिलने के बाद ये भोजन नीचे जाना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही भोजन नीचे जाता है, एक संरचना मिलती है तुम्हें और उस संरचना को क्या कहते हैं? तो आपने कहा मनुष्य के अंतर्गत जब भोजन नीचे की ओर जाता है, तो नीचे की ओर जाते समय मनुष्य के मुख गुहा में एक संरचना पाई जाती है और उस संरचना को कहते हैं ग्रसिका। मनुष्य की मुख गुहा में एक संरचना पाई जाती है जिस संरचना को ग्रसिका कहा जाता है। ये ग्रसिका भोजन और श्वसन दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का निर्माण करती है। एक मार्ग है, इसके अंदर भोजन भी जाता है और श्वास भी जाती है। उसी मार्ग को कहते हैं उभयनिष्ठ मार्ग। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ ग्रसिका के साथ ही कि यह भोजन तथा श्वसन के लिए यह भोजन तथा श्वसन के लिए भोजन तथा श्वसन के लिए कैसा मार्ग देती है बताओ? उभयनिष्ठ मार्ग प्रदान करती है। उभयनिष्ठ मार्ग प्रदान करने का काम कौन करती है? ग्रसिका करती है, जो भोजन और श्वसन दोनों के लिए मार्ग प्रदान करती है। जैसे ही आप नीचे की ओर जाते हैं, भोजन इस ग्रसिका से होता हुआ नीचे की दिशा में जाता है, तो एक संरचना मिलती है। मैं यहाँ डायग्राम से ही बात कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही भोजन नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाने पर इस ईसोफेगस वाले भाग से नीचे की दिशा में जाता है और नीचे की दिशा में जाने पर यहाँ एक संरचना आपको मिलेगी। तो जो संरचना बच्चों यहाँ दिखाई देती है, उस संरचना को नाम दिया जाता है एपिग्लोटिस। उस संरचना को कहते हैं एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिस को हिंदी में कहते हैं घाटी ढापन। भोजन ग्रसिका से जब नीचे की ओर जाता है, तो एपिग्लोटिस वाले भाग में आता है। एपिग्लोटिस वाले भाग में आता है, उस एपिग्लोटिस पर नियंत्रित किया जाता है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग द्वारा। जब भोजन आप बैठे हैं, भोजन को अंत ग्रहण कर रहे हैं, भोजन नीचे की दिशा में जाता है और जब जाता है तो भोजन और श्वास एक साथ प्रवेश करते हैं ग्रसिका वाले भाग से। लेकिन नीचे जाकर के उसके दो पाथवे अलग-अलग हो जाते हैं, एक श्वसनिका वाले भाग में जाने लगता है और एक ग्रसनी वाले भाग में जाने लगता है। यहाँ से भोजन दो भागों में जाएगा, एक तो ग्रसनी वाले भाग में और एक श्वास नली वाले भाग में। जब श्वास नली वाले भाग में जाना है, तो वहाँ श्वास जाएगी और ग्रसनी वाले भाग में भोजन को जाना है। तो आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास ये 2 संरचनाएँ हैं, जिनमें से ये जो ब्लैक संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना है आपकी ग्रास नली वाली, ग्रसनी जिसे कहते हैं और दूसरी संरचना जो है वो है श्वास नली वाली। इन दोनों के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब भोजन को नीचे जाना है, तो भोजन नीचे जाएगा, इसका मतलब श्वास नली बंद हो जाएगी, तो भोजन ग्रास नली में चला जाएगा। लेकिन जब आप भोजन करते समय बतिया रहे होते हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा भूल जाता है कि भोजन को अंदर भेजना है और श्वास को अंदर भेजना है। तो भोजन अंदर जाता था भोजन नली यानी ग्रसनी में और श्वास अंदर जाती थी श्वास नली में। बात करते समय एपिग्लोटिस ने ग्रसनी को तो बंद कर दिया और श्वास नली उसकी खुली रह गई। तो भोजन कहाँ चला गया? श्वास नली में। जैसे ही भोजन श्वास नली में गया, फेफड़ों को लगा विदेशी आत्मा प्रवेश कर गया मेरे अंदर, तो नीचे डायाफ्राम पाया जाएगा और वो डायाफ्राम नीचे से झटके मारेगा, तो भोजन श्वास नली से होता हुआ मुख गुहा या नासा से बाहर जाता है। जैसे तुम कहते हो फंदा लगना, दसका लगता है। ऐसा 2016 में एक एग्जाम में पूछा गया कि 2 व्यक्ति किसी मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं और आपस में दोनों बतिया रहे हैं। अचानक से एक व्यक्ति को दसका महसूस होता है। ये दसका कौन से अंग की अनियमित गति के कारण हुआ है? ध्यान रखना, ये दसका या फंदा जो लगता है वो किसके कारण लगता है आपको? एपिग्लोटिस के कारण लगता है, इस घाटी ढापन के कारण लगता है। मैंने कहा ग्रसिका से होता हुआ भोजन एपिग्लोटिस तक आया और एपिग्लोटिस पर भोजन आने के बाद में भोजन को नीचे भेज दिया गया और भोजन नीचे जाने के बाद में कहाँ पहुंच जाता है? आपने कहा साहब अब की बार जो भोजन है, ये भोजन कहाँ पहुंचेगा? आपने कहा अब यहाँ से भोजन जाता है आमाशय के अंतर्गत। भोजन ने प्रवेश किया ग्रसिका और ग्रसिका के बाद भोजन पहुंच गया कहाँ पर? ग्रसिका से होता हुआ भोजन पहुंचा एपिग्लोटिस में और एपिग्लोटिस ने भोजन को निश्चित मार्ग प्रदान कर दिया। इतना ध्यान रख लेना, यह भोजन तथा श्वसन को निश्चित मार्ग प्रदान करता है।
यह भोजन तथा श्वसन को निश्चित मार्ग प्रदान करता है। निश्चित मार्ग मिल गया भोजन के लिए और श्वसन के लिए। एपिग्लोटिस से भोजन नीचे भेज दिया गया। जब भोजन एपिग्लोटिस से ग्रसनी वाले भाग से होता हुआ नीचे जाता है तो एक गति होती है और उस गति को कहा जाता है क्रमांकुंचन गति या लौटनी गति होती है। क्या कहेंगे आप? आपने कहा ग्रसनी में क्रमांकुंचन अथवा लौटनी गति होती है। लौटनी गति होती है तथा भोजन अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में प्रवेश करता है। भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय वाले भाग के अंतर्गत। भोजन आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है? आमाशय जो है, आमाशय उल्टी जे आकृति की संरचना होती है। कुछ इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आमाशय की संरचना पाई जाती है और मनुष्य में जो आमाशय होता है, ये आमाशय उल्टी जे आकृति की संरचना है। इस तरीके से मनुष्य में एक आमाशय पाया जाता है। मनुष्य में जो आमाशय पाया जाता है, इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले बारे भाग को कहा जाता है पाइलोरिक, मध्य वाले भाग को कहते हैं फंडस और अंतिम भाग जो है, इस अंतिम भाग को कहते हैं इनफंडीबुलम। मनुष्य में जो आमाशय पाया जाता है, ये उल्टी जे आकृति की संरचना होती है जिसमें 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फंडस और इनफंडीबुलम। ये तो 3 भाग हैं। इसका ऊपरी भाग जो है, इस ऊपरी वाले भाग के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है और ये जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर या इसे कहते हैं जठर अवरोधिनी। जठर अवरोधिनी। अब ये जठर अवरोधिनी क्या कार्य करती है? तो मनुष्य की ग्रसिका से, ग्रसनी से होता हुआ जो भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, उस आमाशय में प्रवेश किए हुए भोजन को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम किया जाता है जठर अवरोधिनी द्वारा, कार्डियक स्फिंक्टर द्वारा। भोजन अंदर प्रवेश कर जाता है पाइलोरिक वाले भाग से और ये जो आमाशय है, इस आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, उस आंतरिक भित्ति के ऊपर कुछ इस प्रकार से एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मीय झिल्ली। ये जो आवरण है, इस आवरण को कहा जाता है श्लेष्मीय झिल्ली। ऐसा प्रश्न अभी आपके पटवार भर्ती परीक्षा में एक पूछा गया, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आमाशय से संबंधित। मनुष्य के अंतर्गत जठर अवरोधिनी पाई जाती है जो कि आमाशय के ऊपरी भाग में होती है। मनुष्य में उल्टी जी आकृति का आमाशय होता है जिसकी आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा की एक परत पाई जाती है जिसे श्लेष्मीय झिल्ली के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के अंतर्गत ये जो आमाशय है, इस आमाशय के अंतर्गत कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो जठर ग्रंथियां हैं, ये जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। यहीं से प्रश्न आया था। मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और मनुष्य में ये जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन जठर ग्रंथियों द्वारा एक रस का निष्कासन किया जाता है। उस रस को कहा जाता है जठर रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। मनुष्य के अंतर्गत ये जो जठर रस पाया जाता है, इस जठर रस का निष्कासन 3 ग्रंथियों से होता है। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? आपने कहा साहब मनुष्य के शरीर के अंतर्गत जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां देखने के लिए हम लोगों को मिलती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? सुनना ध्यान से। नंबर 1 जो पहली ग्रंथि है, उस ग्रंथि को कहते हैं कौन सी? ऑक्जेंटिक कोशिका। नंबर 2 उधर बैठे हैं। अच्छा, वो मुंबई